नमस्कार, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी और आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो देश के विदेश मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब, आपका स्वागत है इंडिया डेली में। जी शुक्रिया। खुर्शीद साहब, पहला तो अब मैं पहले आपको बधाई दूं, आपकी पार्टी दोगुनी होकर वापस लौटी है संसद में और पहले से समा थोड़ा सा बदला हुआ है, तस्वीर बदली हुई है। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा? देखिए, तस्वीर बदली है, इसमें दो राय नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो हमारी संख्या थी पार्लियामेंट में, उस संख्या के साथ हम उतनी मजबूती के साथ अपनी बात कहने में कामयाब नहीं हो पाते थे जितना कि हम उम्मीद करते हैं कि अब हम कर पाएंगे। हमारे पास अच्छी संख्या है, हमारे लीडर राहुल गांधी जी LOP हैं और बहुत मुखर के वो बढ़कर आगे अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपनी बात से। तो ये तो हालात जो हैं उसमें सुधार बहुत आया है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सारे जानकार लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अल्पमत वाली सरकार नहीं चलाई है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब फिर पिछली 2 सरकारें वो दम के साथ एकदम अपनी पूरी हैसियत के साथ उनकी पार्टी जब आती है तो वो चलाते हैं। तो इस बार कई लोगों का, जानकारों का कहना है कि इस बार उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हेड्स ऑन लिया है ये कहने के लिए कि ये हिंदू और नॉन हिंदू की जो आप बात करते हैं, तो आपको कोई मोनोपोली नहीं है हिंदू धर्म की। हम भी जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। राहुल गांधी हो सकता है अपनी बात सही कह रहे हो, लेकिन वो जैसे जो सेंटेंसेस कहते हैं उसके मायने कुछ और निकल कर आते हैं। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप वायलेंट हैं, आप हिंस्र हैं। मायने निकाले जाते हैं। मुझे ये एक बार नहीं, कई दफ़ा मुझे अपने जीवन में खुद अनुभव हुआ है। और वो कभी कभी ये होता है कि मैंने कुछ कही बात और वो अंग्रेज़ी भाषा में कही। अंग्रेज़ी भाषा के अलग अलग स्टाइल होते हैं, एक इंडियन इंग्लिश होती है, एक इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो उसको भी अगर कोई गलत समझना चाहे तो वो गलत समझ लेते हैं। बड़ी उदारता है उस व्यक्ति में, बहुत उदारता है, बहुत समझ है। लेकिन अब कोई बैठा हो ये तय करके कि हमें तो इनकी शब्दावली में कुछ ना कुछ नुक्स निकालना है और उसको कुछ उलट फेर कर हमको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि उसका मतलब कुछ और ही है। राहुल जी को आप बतौर नेता, एक लीडर की हैसियत से कैसे देखते हैं? आपने उनकी पीढ़ियों को देखा है, आपने राजीव जी को देखा है, आपने इंदिरा जी को देखा है। देखिए, वो सबसे अलग हैं, सबसे अलग हैं। अगर कोई ये समझे कि वो पॉलिटिशियन कम और एक फिलोसोफर ज़्यादा हैं, मतलब जितना उनका आध्यात्मिक सोच है उनकी, वो कभी कभी वो झलक तो दिखती है, पॉलिटिक्स में भी वो दिखती है, लेकिन जो साधारण पॉलिटिकल सोच होती है उससे कहीं वो अलग है, कहीं वो अलग है। तो अब अगर आप आध्यात्मिक ज़्यादा हों और पॉलिटिकल कम हो तो लोग समझते हैं डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं ये मानता हूँ कि स्टेट्समैन क्या होता है और पॉलिटिशियन क्या होता है, उसमें फ़र्क हम लोग आसानी से करते नहीं। बट ही हैज़ द मेकिंग्स ऑफ अ स्टेट्समैन। आप मानते हैं कि वो एक स्टेट्समैन बनने की ओर बढ़ रहे हैं? मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ, और मैं अकेले नहीं मानता हूँ। दुनिया में जाइए, किसी से बात करिए जिनका कोई भारतीय राजनीति से कोई सीधा संबंध ना हो या पक्षपात ना करते हो, वहाँ जाकर पूछिए, यूनिवर्सिटीज़ में पूछिए, बड़े बड़े जो NGOs हैं उनसे पूछिए जिनसे राहुल गांधी को इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। मैंने आखिरी बार जिसे स्टेट्समैन की उपाधि देते हुए या लोगों को कहते हुए सुना है वो वाजपेयी जी थे। कि वाजपेयी जी एक, ऑफ कोर्स वाजपेयी जी स्टेट्समैन थे, उसमें दो राय नहीं है। माफ़ करिए, उसके बाद बहुत सारे लोग गुजरे हैं, अच्छे लीडर्स गुजरे हैं, मजबूत लीडर्स गुजरे हैं, पॉपुलर लीडर्स गुजरे हैं, लेकिन स्टेट्समैन नहीं रहे। वाजपेयी थे। बिल्कुल। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी में भी बहुत लोग हैं ना, मेरी पार्टी में बहुत है, मैं किसी को भी नाम ले सकता था, लेकिन इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो आज हमारे लीडर हैं, LOP हैं, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। अगर वो कुछ ना होते और बहुत दिन तक उनका ये इसरार था कि मैं कुछ नहीं रहूँगा। जब 10 साल उनकी सरकार, आपकी सरकार रही, तो एक जिम्मेदारी का पद, एक मंत्री पद लेना चाहिए था और समझना चाहिए था कि कैसे। वो सब ठीक है, कितने लोग हैं राजनीति में आए हैं। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने थे सीधे, वो तो कोई मंत्री नहीं रहे थे। जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने बहुत करीब से राजनीति को बनते देखा, बिगड़ते देखा, जिसने इतिहास बनते और बिगड़ते देखा,
उस शख्स को आप ये कहें कि नहीं, आप अपना वही पीरियड पहले सीखिए, क्या करना पड़ता है एज अ मिनिस्टर, क्या कैसे सवाल जवाब दिए जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, to every rule there must be an exception, and I think in his case there is a wonderful exception. आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा, कई बार आपने इलेक्शन लड़े। अभी एक हाल ही में आदेश आया है कांवड़ियों को मद्देनज़र इन दुकानदारों को अपने नाम लिखने पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दिस? इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है एब्सर्ड, और दूसरा ये है कि ये बहुत दुखित बात है। देखिए, इसलिए है कि कांवड़ियों का जो यात्रा होती है वो शॉपिंग यात्रा नहीं होती है। कांवड़िए जगह जगह रुक कर यहाँ से ये ख़रीद लो, वहाँ से वो ख़रीद लो, ऐसा नहीं करते हैं। उनका एक संकल्प होता है और उनका एक दृष्टिकोण होता है। जहाँ से चलते हैं फिर वो कहाँ रुकना है वहीं रुकते हैं, और वहाँ रुकते हैं जहाँ उनका प्रबंध होता है। और हम इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि अगर कांवड़िए आ रहे हैं तो मुसलमान उनकी सेवा करें। भारत की सभ्यता ये है कि एक दूसरे के धार्मिक और सामाजिक जो भी कार्यक्रम हैं उसमें आप जाएं और उसमें सहयोग दें, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें भागीदारी करें, ताकि ये लगे कि ये गंगा जमनी तहज़ीब की सच्ची तस्वीर हमारी यहाँ है। इसके पीछे की क्या वजह होगी इस तरह की? आप पागलपन है, माफ़ करिए, पागलपन है। लोग ये समझते हैं इस चुनाव के परिणाम के बाद भी ये समझते हैं कि अगर हम बंटवारा करेंगे तो बंटवारे में 60% हमारे हैं और 30% किसी और के होंगे, 10 इधर उधर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देश ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू एक तरफ और सारे मुसलमान एक तरफ, सारे सिख एक तरफ और सारे जैन एक तरफ। ऐसा ये देश नहीं है। हमारी मिली जुली जो साझी विरासत हमारे देश की है, उसमें कौन कहाँ रहता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी धर्म एक कारण बन जाता है, कभी बन जाता है, लेकिन वो कारण, धार्मिक कारण जो है वो लगातार नहीं रह सकता, वो एक परमानेंट कारण नहीं बन सकता। ये बात बड़ी सिद्ध हो चुकी है, एक बार नहीं 100 दफ़ा हो चुकी है। आपको लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने कुछ नहीं कहेंगे, ध्यान कुछ नहीं होगा, कहीं ध्यान नहीं होगा, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जो हमारी साजी विरासत है उसको थोड़ा सा नुकसान कुछ दिन के लिए ज़रूर होगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। आपकी पार्टी के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसी को काउंटर करने की कोशिश में जो किया जाता है वो भी, अगर दूसरी तरह से देखें तो वो भी तुष्टीकरण है। हिंदुओं का हो सकता है, लेकिन तुष्टीकरण है वो भी। लेकिन तुष्टीकरण क्या है? किसी से अच्छी बात करना तुष्टीकरण है? किसी कमज़ोर की मदद करना तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण जब होता है जब मदद करने से पहले आप ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तब तुष्टीकरण हो सकता है। लेकिन जब आप ये पूछते नहीं कि तुम्हारी धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तो तुष्टीकरण कैसा होगा? और तुष्टीकरण अगर एक का होता है तो दूसरे का भी हो सकता है। तुष्टीकरण ही गलत है। नहीं, मैं एक वाकया बताता हूँ। शायद ये 80 के दशक में था, जब आपके पास थम्पिंग मेजॉरिटी से आप आए थे। शायद इतना इतिहास में हमारे नहीं हुआ था कभी। और आपने शाहबानो का एक केस था। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट को बताता हूँ शाहबानो के बारे में। जी प्लीज़। राजीव गांधी जी ने हमसे ये पूछा था, अलीगढ़ के कुछ लोग थे और मैं भी वहाँ बैठा था। 1.5 घंटे 2 घंटे राजीव जी ने हमसे बात की थी शाहबानो पर। शाहबानो में क्या हुआ था, 23 रुपया या 24 रुपया या कितना CRPC में दिया गया था। CRPC में उस समय एक सीमा थी 500 की, अब वो सीमा नहीं है, अब ज़्यादा दिया जा सकता है CRPC में। तो वो अच्छी बात है, अगर आज मौका मिले कि CRPC में जाएं तो आपको ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन सवाल इसका नहीं था कि ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, सवाल इसका था कि आपको वही मिलेगा जो किसी एक हिंदू महिला को मिलता है, क्या वही मिलेगा या आपको कुछ अलग मिलेगा? और सवाल ये था कि कुछ अलग जो मिलेगा वो कम मिलेगा इसलिए अलग लीजिए, या उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलता है। और जो राजीव जी ने हमसे बात करने के बाद हमसे कहा, वो बात जो है वो कहीं रिकॉर्ड आज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया
आप लोगों का जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, विवाह का जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो और धर्मों से अलग है। मैं समझ गया। एक मैसेजिंग जाती है। नहीं, मैसेजिंग मैं मान रहा हूँ। मैसेजिंग ये जाती है कि हम सारे वेजिटेरियन हो जाएं, तो मैसेजिंग ये जाएगी कि हमने क्रूअल्टी छोड़ दी। मेरा कहने का जो मतलब है सलमान साहब, वो ये है कि शाहबानो केस में अगर सरकार ने इसको संशोधन नहीं किया होता तो कम से कम ये एक मैसेजिंग जाती कि आप औरत के अधिकार के लिए खड़े हो। औरत के अधिकार ये तो बताओ कि शाहबानो कर दिया इसलिए औरत के अधिकार छिन गए किसी ने? सर 3 तलाक खत्म करना चाहिए। सुनिए, अभी 3 तलाक पे आ रहे हैं। पहले आप ये बताओ कि शाबानो ख़त्म करने पे ये डेटा है कि औरत के अधिकार छिन गए? डेटा तो बताओ। अपीजमेंट की बात करो। नहीं है सर। अगर नहीं है तो फिर हम झूठे परसेप्शंस पर लोगों के अधिकार छीने, ये भी सही है क्या? सर 3 अभी तलाक सुनिए, लेकिन 3 तलाक की आपने बात जी छेड़ दी, तो 3 तलाक की बात भी मैं समझाऊं, थोड़ा समय लगेगा। तलाक का विरोध आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं? तलाक का विरोध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अभी तक किसी ने तलाक का विरोध नहीं किया है, 3 तलाक का किया है। नहीं, आमतौर पर ये परसेप्शन है कि अगर 2 व्यक्तियों में शादी हो गई, मर्द औरत में, तो संबंध आगे बढ़ना चाहिए, तलाक नहीं होना चाहिए, ये माना जाता। ये कभी माना जाता हो, ये किसी धर्म में नहीं है। पहले हिंदू धर्म में नहीं थी तलाक, अब है। क्रिश्चियन धर्म में नहीं थी तलाक, अब है। तो तलाक का विरोध कोई नहीं करता है। 20-20 साल चुनाव आप अपना केस लड़ते रहें और आपको तलाक ना मिले, उससे बेहतर है कि तलाक मिल जाए। अब तो डू इट योरसेल्फ डिवोर्स पूरी दुनिया में चलता है। पहले तलाक के लिए कोई कारण होना चाहिए था, अब ये कारण काफ़ी है कि आपकी नहीं बनती है। ये सब जगह तलाक में है। इस्लामिक तलाक में पहले ये बताएं कि 3 तलाक का मसला है या 1 का। मैं ये मानता हूँ कि असल मसला 3 तलाक का है। वही कहते हैं 3 तलाक, कोई तलाक तो नहीं कहता। चलिए, तलाक क्या होती है? तलाक ये होती है कि एक शख्स को, मर्द को ये हक़ है कि वो अपनी औरत से कहे, अपनी ब्राइड से कहे, बीवी से कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 को छोड़ी, 1 दफ़ा देता है तो वो भी तलाक हो जाती है। लेकिन तलाक के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि दोनों तरफ के बुज़ुर्ग पहले मिलें और बात करें कि इसको क्या किसी तरह से टाला जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर नहीं कर पाते हैं तब वो काजी को ये कहते हैं कि भाई हमने कोशिश करी, हम नहीं कर पाए, तो अब तलाक आप एक्सेप्ट कर लीजिए। काजी ये पूछता है कि ये बताओ मेहर दे दिया कि नहीं दे दिया, ये बताओ तुमने मेंटेनेंस दे दी कि नहीं दे दी, ये बताओ कि तुमने नान नफ़का दे दिया कि नहीं दे दिया। अगर दे दिया है तब हम तलाक मान जाएंगे, आपको इनसे मुक्त करा देंगे। तो तलाक का तो मसला हुआ नहीं। सेकंड और थर्ड तलाक जो है वो उसको रिकन्फर्म कर देती है। और फर्स्ट तलाक, सेकंड तलाक के बाद आप वापस ले सकते हैं, तीसरी तलाक के बाद आप वापस नहीं ले सकते हैं तलाक को। तो ये किसकी सज़ा हुई, औरत की हुई कि मर्द की हुई? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक तस्वीर उभर कर आती है इससे, जो सभी लोगों के जहन में होगी कि मर्द जब चाहे और तलाक कह के वो औरत को छोड़ सकता है। फिल्मी बात है ना? नहीं सर, ऐसा होता सर, फोन पे भी कर देते। नहीं कर सकते ना, ये तो फिल्मी। तो लेकिन मान तो लिया जाता है ना। सुनिए, कौन मानता है? काजी को मानता है ना। जब आपने काजी को ही हटा दिया, जब काजी को हटा दिया, ये पावर आपने फैमिली कोर्ट से ले लिया, तो प्रॉब्लम तो होगा। जब आप लोगों को कोर्ट के बाहर छोड़ देंगे। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा केस था कि इस पे कांग्रेस कुछ ऐसा एक्शन लेती कि वो माना जाता कि हाँ देखो ये जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया उसको कांग्रेस को फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो कांग्रेस को नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर कांग्रेस को अपनी समझ नहीं है, अपने फ़ायदे की समझ नहीं है। जो ज़मीन पर हो रहा है उसको आप इस्लाम ना समझिए। जो आईसिस और बोको हराम करते हैं उसको इस्लाम ना समझिए। आपके एक साथी थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था इस पर संसद में खड़े होकर, और उन्होंने मुझसे जिक्र किया था इस बात का कि जब मुझे नरसिम्हा राव ने कहा कि तुम्हें क्या पड़ी है ये सब करने की, क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हो? अगर मुसलमान किसी अंधे कुएं में जाना चाहता है, गड्ढे में गिरना चाहता है तो गिरने दो, तुम क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हो? मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह का परसेप्शन क्यों रहता है? राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण जो है उससे दूर रहिए। तो आज अगर हम ये कहें, और हमारे लोगों ने ये कहा है
कि ये जो नेम प्लेट लगाने की बात की गई है ये गलत है, तो फिर आप कहेंगे तुष्टीकरण है, तो फिर कांग्रेस तो मुंह बंद कर ले। नहीं, मैंने सर इसीलिए कहा ये भी एक तरह का तुष्टीकरण है, किसी और को तुष्ट किया जा रहा है। किसी और का तुष्टीकरण है, लेकिन उसको कोई कह नहीं रहा है कि तुष्टीकरण कर रहे हो। कम्युनलिज्म का जवाब कम्युनलिज्म है, तुष्टीकरण का जवाब तुष्टीकरण है। परंपरा गलत पड़ रही है, परंपरा गलत है। हाँ। हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि परंपरा गलत है, लेकिन तुष्टीकरण क्या है पहले ये तो कहो कि तुष्टीकरण क्या है। अगर किसी से कोई कष्ट है, किसी दुकान के खुले रहने से कष्ट है, तो उस दुकान को बंद करा दो, कोई नहीं कहता कि बंद मत कराओ। हम ये मानते हैं कि हरिद्वार में मीट की सेल नहीं होनी चाहिए, हम मानते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये एक सम्मान है, ये एक सम्मान है। तो वो लाइन खींचना सीखिए कि तुष्टीकरण की लाइन कहाँ खींचेगी और इसकी लाइन कहाँ तक खींचेगी। कभी आपको लगता है कि शाहबानो का केस जो था वो एक बहुत अच्छा मौका था? बाबरी मस्जिद का केस बहुत अच्छा मौका था। आपने उसके लिए लड़ाई की? नहीं, सुनिए, बाबरी मस्जिद का केस बहुत अच्छा मौका था। अगर बैठकर बात हो जाती तो बहुत अच्छा मौका था। लोग ये सोचते थे बाबरी मस्जिद को हम आपस में बैठकर हल कर लें तो मथुरा और बनारस नहीं उठेगा। मथुरा बनारस तो उठ गया। चूक हुई फिर इन दोनों केसेस नहीं, चूक ये हो गई कि किसी ने तय किया है कि हम लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे। किसने तय किया है? इसमें नुकसान किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा नुकसान है कि मिलजुल के सरेंडर और मिलजुल के रहने में बड़ा अंत है। देखिए, सरेंडर में और मिलजुल के रहने में बहुत बहुत फ़र्क है। आप सरेंडर एक किसी भी सिविलाइजेशन को कहें या किसी भी समाज को कहें कि आप सरेंडर कर दो, एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स यहाँ रहो, तो उसको तो हम लोग नहीं सपोर्ट कर सकते। यह गलत है, बिल्कुल गलत। तो सेकेंड क्लास सिटीज़न और इक्वल सिटीज़न क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं। हमने ये तय किया है कि जब हम लोग आपस में नहीं तय कर पाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। वो चूक कहाँ हुई जो बाबरी मस्जिद पर हुआ? और या मैं शाहबानो की बात इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा मौका था। आपने कहा मौका अच्छा था, मौका आज भी है ना। आज भोजशाला की बात आ गई है, बनारस की बात आ गई है। आप कहिए ना लोगों से कि भोजशाला और बनारस हम कहते हैं कि बैठिए बात करिए, उसका नेचर अलग है, बिल्डिंग का नेचर अलग है। बैठिए और बात करिए। कानूनी बात अगर जो फैसला अयोध्या में हुआ है, मानिए वो कानूनी फैसला सही है, मॉरल फैसला कुछ भी हो, कानूनी फैसला सही है। जब फैसला आया अयोध्या का तो हर एक ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैंने उस वक्त ये कहा, मैं अब फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि भव्य मंदिर बनाइए, स्वागत है, ये फैसला आया है। लेकिन फैसला सिर्फ मंदिर के लिए नहीं आया, फैसला मस्जिद के लिए भी आया। और मस्जिद के लिए फैसला ये था कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। मिली है? 5 एकड़ ज़मीन मिली है। इसका जवाब आप ये दे सकते हो कि आपने ली नहीं तो नहीं मिली, आप लेते तो मिल जाती। आप तो अग्री कर गए कि 25 किलोमीटर दूर हमको दे दीजिए, तो आपको हमने वहाँ दे दी। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना था तो ये कहना था कि यहाँ पर हम 5 एकड़ ज़मीन यहीं पर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर देंगे, ये कहना था ना। लेकिन तब सलमान साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, क्योंकि आपने तो शाहबानो के वक्त पे नहीं किया ना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आया और उन्होंने कहा कि आपने शाहबानो में जो किया है वही हम चाहते थे। तो फिर उस फैसले का क्या होगा? सम्मान करेंगे तो एक फैसले का करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। पॉलिटिकली आप सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो एक मौका था जो मिस्टेक हो गई पॉलिटिकली? एक मौका तो तब था जब पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। वो भी गलत, वो भी मौका था ना। तो उसके लिए ये ब्लेम किसको करते हैं? ये किसको ब्लेम करते हैं? गांधी जी ने ये कहा था, आपको याद होगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ पार्टीशन को, मैं पैदल चल कर जाऊँगा और मैं कहूँगा कि ये गलत है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी को वहीं चुप कर दिया गया। तो जिसने गांधी जी को चुप किया वो तो आज हमारे लिए एक देव है। और गांधी जी को आज हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं? पंडित जी जो गांधी जी के साथ खड़े थे उनको हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं? ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आपकी 2-3 आपने कानून बनाए थे अपने समय में। एक प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल है 2011 का, जिसके बारे में खूब प्रचारित किया गया। बीजेपी ने बहुत विरोध भी किया इसका, कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुसंख्यक जो भी होगा, कोई भी दंगा होगा, बहुसंख्यक जो भी होगा, इस देश में हिंदू है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। एक ये है, एक वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें कहते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। आप सिलेक्टिवली नहीं चूज़ कर सकते हैं।
जो 1991 का एक्ट था उस पर 5 जजेस ने यूनानिमस जजमेंट अयोध्या में दिया है, उस पर भी दिया है। अयोध्या को छोड़ के था, लेकिन उस लेजिस्लेशन को उस जजमेंट में वो कंसिडर किया गया है, उस पर ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 5 जजेस की ऑब्जर्वेशंस की कोई महत्व नहीं है, इसलिए कि वो आपको कन्वीनियंट नहीं है। जो कन्वीनियंट है उसका महत्व है। तो अब सिलेक्टिव सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस इस मुल्क में चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्व? कोई भी कानून बनता है तो जुडिशियल रिव्यू के भीतर आना चाहिए, उसको आना चाहिए। लेकिन उसमें कहा गया था कि आप इसका चाहिए। शेड्यूल 9 क्या है? शेड्यूल 9 क्या है? शेड्यूल 9 ये है कि कुछ चीज़ें पार्लियामेंट के पास छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दी, माना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक जो आपने कर दिया है वो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसके बाद आप अगर कोई डालने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये बात भी हमको माननी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सलमान साहब, फ़र्क तो बहुत आया। देखिए, आज़ादी के बाद से अभी तक सोच में बहुत फ़र्क आया है। हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो बेझिझक ये कह सकते थे कि वो बाई एक्सीडेंट हिंदू हैं, कल्चर से मुस्लिम हैं और पढ़ाई से वो इंग्लिशमैन हैं। आज क्या फ़र्क आप देखते हैं? कोई फ़र्क नहीं है। पॉलिटिक्स में फ़र्क ये आ गया है कि संकीर्णता आ गई है। ऐसी बात कोई कह दे तो वो अपना इलेक्शन हार जाए। संकीर्णता आ गई है। हमको वापस उस जगह जाना है जहाँ जो हिंदू धर्म से अपने आप को पूर्ण रूप से संबंधित करता है उसको इस बात पर गर्व हो और वो सामने कह सके गर्व है। जो इस्लाम से अपने आप को संबंधित रखता है वो गर्व से कह सके कि मैं इस्लाम से जुड़ा हूँ और मुझे इस्लाम पे गर्व है। मसला सिर्फ इतना है कि जो हिंदू धर्म पे गर्व करता है वो ये ना कहे कि इस्लाम धर्म मुझसे छोटा है। इस्लाम धर्म पे जो गर्व करता है वो ये ना कहे कि हिंदू मेरा भाई मुझसे पिछड़ा हुआ है, मुझसे पीछे है, मुझसे कम है। एक आपने किताब भी लिखी थी अयोध्या पर, अभी कुछ उसका टाइटल था, और उसमें आपने लिखा था कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम या आईसिस की तरह का है आज का हिंदुत्व। नहीं, जो भी हिंदुत्व से आप मतलब समझ, उसका क्या आपका मतलब समझना चाहता हूँ, आपका क्या मतलब? मेरा मतलब बड़ा सिंपल था। मैं आईसिस को रिजेक्ट करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आईसिस को, बोको हराम को रिजेक्ट करता हूँ। और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हिंदू धर्म में पूरी तरह से समाया है, जो हिंदू धर्म में, वो ऐसे हिंदुत्व का ऑपोजिशन करेगा, उसको ना स्वीकार करेगा जो ये कहता है कि लोगों की लिंचिंग करो। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर सरकारी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मानो कहीं पर काउ स्लॉटर का कानून है कि आप काउ स्लॉटर नहीं कर सकते हैं और कोई करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लिंचिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो जो ये कहता है कि लिंचिंग करेंगे वो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। और यही राहुल जी ने क्या बात कही, यही कहा कि जो वायलेंस में बिलीव करता है वो हिंदू नहीं है। तो आप अगर वायलेंस में बिलीव करते हैं तो आप भी हिंदू नहीं हैं। तो अब इस पर कोई कहे अरे मुझे कह दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ। बताइए, आप ये कहो कि मैं वायलेंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं, लोग ये कहते हैं कि राहुल अपनी बात कहते तो हैं लेकिन वो एक शूड पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छी बात है ना? इसलिए उसको मुलम्मा चढ़ा के नहीं बोलते, जिससे उसका मतलब कुछ और जाता है। अच्छी बात है, मतलब निकालता कोई और है, जाता नहीं है, कोई निकालता और है। वो जो भी कहेंगे अगर वो चुप रहेंगे तब भी कोई निकाला जाएगा। वो आंख मार देते हैं तो उस पर भी मतलब निकाला जाता है। इंसान है, इंसान की फितरत में बहुत चीज़ें होती हैं। कभी मुस्कुराना है, कभी गंभीरता दिखानी है, कभी दुख दिखाना है, तो कभी गुस्से हो जाना है। ये इंसान की फितरत होती है। आपने बीजेपी के कई नेताओं को आप बहुत करीब से जानते रहे हैं। वाजपेयी जी के समय की बीजेपी को भी आपने देखा होगा और आज की थोड़ा डायनेमिक है बीजेपी, आपने इसे भी देखा है, इसके नेताओं को भी जानते हैं आप। तो कैसा फ़र्क पाते हैं आप? अभी भी इस वक्त भी बीजेपी में बहुत नेता हैं जिनसे मिलने में कहीं कोई अंतर नहीं दिखता। अब मैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन जो वाजपेयी जी से मिलकर जो अनुभव होता था वही बहुत सारे नेता आज भी हैं बीजेपी में हैं जिनसे मिलकर वही अनुभव होता है। आज हम ये कह दें और हम में से जो सियासी लोग हैं वो ये कह दें कि अगर मुल्क और दोस्त के बीच में मुझे चयन करना पड़े तो भगवान मुझे वो शक्ति दे कि मैं दोस्त को चुन लूँ।
ऐसा हम कह देंगे तो दोस्त बेचारा बचे ना बचे, हम तो नहीं बचेंगे। नेशनलिज्म कुछ दूसरे मुलम्मे में सामने आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म में बड़ा फ़र्क है। पेट्रियट वो होता है जो अपनी जान निछावर करता है मुल्क पर। नेशनलिस्ट वो होता है जो बहाना बनाता है। आज का नेशनलिस्ट जो है, जो बहाना बनाता है कि मैं नेशन के नाम पर कुछ पालूं, नेशन के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। पेट्रियट ये कहता है मैं अपने नेशन के लिए कुछ दे दूं। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सक्रिय भागीदारी कब फिर से शुरू होगी पार्टी के लिए? ये है, मेरी सक्रिय भागीदारी है। देखिए, लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में रहो, एमपी रहो, ये करो, धरने में जाओ, इसमें करो, तब आपकी सक्रिय राजनीति है। सक्रिय राजनीति है, मुझे जो काम दिया जाता है वो मैं करता हूँ। मैं समय समय पर पार्टी को दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए पार्टी से मैं आग्रह करता हूँ। मैं जब बैठता हूँ, वर्किंग कमेटी में बैठता हूँ कि जो मैं समझता हूँ उचित है वो वहाँ उनको प्रस्तुत करता हूँ। कभी ना कभी सस्ता भी लेना चाहिए, बहुत कुछ मिला है। जहाँ कुछ हो सकता है, कुर्बानी की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं आगे रहूँ। आप सुस्त आ रहे हैं, अच्छी बात है, पार्टी के लिए, देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने इंडिया डेली को टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।